अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ परस्तिश पार्ट 2। वक्त का पंछी रोज़ शब के पर लगाए उड़ता रहा। हवेली की चार दीवारी में राबो वक्तन फ़वक्तन मेरी तन्हाई को चमकाती रही। एक मौके पर तो ऐसा महसूस होने लगा कि मैं सचमुच राबो की मोहब्बत में गिरफ्तार हो रहा हूँ। ये अजीब ही कैफियत थी, कभी हर वक्त होती और कभी दिनों तक ना होती। कहते हैं ख्वाब इन सोचों का साया होते हैं जो हम जागते जहन से सोचते हैं। मेरे ख्वाबों में राबो का गुजर होने लगा और कभी कभी मैं उसे एक दुल्हन के रूप में देखता। सुर्ख जोड़े में लिपटी वो मेरे सामने आती, मैं खड़ा उसकी तरफ देखता रह जाता। कभी ख्याल आता ये मेरी दुल्हन है और मेरे कदमों की चाप का इंतज़ार कर रही है। कभी सोचता कि मामूली लड़की मेरी दुल्हन कैसे हो सकती है। यकीनन ये किसी और की अमानत है और मैं उसे एक गैर महरम की हैसियत से देख रहा हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं अपनी आंखें बंद कर लेता, लेकिन आंखों को जितना मूंदने की कोशिश करता वो उतनी ही खुलती जाती और मैं बेदार हो जाता। बहुत जल्द मैंने अपनी सोचों का धारा बदलकर इस ख्वाब पर काबू पा लिया। बहुत ठंडे दिलो दिमाग से सोचने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि राबो से किसी तरह भी मेरा जोड़ नहीं। इसमें कोई एक बात भी ऐसी नहीं जिसकी खातिर पूरी ज़िंदगी उससे वाबस्ता की जाए। वो एक अच्छी लड़की थी, मगर उसे शरीके हयात बनाना मेरे जैसे शख्स के लिए जगहसाई के सिवा और कुछ नहीं था। जहन में ये ख्याल मुस्तहकिम होने के बाद मुझे अपना वो फ़र्ज़ याद आने लगा जो राबो की माँ ने मरते वक्त मुझ पर आयद किया था। मैं राबो की शादी का सोचने लगा। राबो के करीबी अजीज़ों में सिर्फ एक मामा थी जिससे मशवरा किया जा सकता था। मैंने मामा से बात की। उसने बताया कि हरीपुर में उनके कुछ अजीज़ रहते हैं। उनका दारा नामी लड़का कई बार गांव भी आ चुका है। वो बरसर रोज़गार है, फ्रूट की टोकरियां और छाबे वगैरह बनाने का काम करता है। राबो की मरहुमा माँ चाहती थी कि राबो का ब्याह दारा से हो जाए। मैंने मामा से कहा कि वो हरीपुर जाकर उन लोगों की मर्जी मालूम करे और अगर बात बनती है तो राबो का रिश्ता भी तय कर दे। इस सिलसिले में मुझसे जो कुछ हो सकेगा मैं भी ज़रूर मदद करूँगा। मामा इस बात पर खुशी से फूले नहीं समाई। अगले ही रोज़ वो अपनी गठरी बांध कर हरीपुर रवाना हो गई। राबो गालिबन इन मामलात से लाइम थी। मामा की वापसी एक हफ्ते बाद हुई। वो कामयाब लौटी थी। उसने बताया कि हरीपुर में उसकी मुलाकात अपने एक भाई से भी हो गई है और उन दोनों ने मिलकर राबो का मामला तय कर दिया है। हमारी हवेली में रब नवाज के अहल खाना की हैसियत आम मुलाजमों से मुख्तलिफ थी। आम मुलाजमों की बेटी को शादी पर 5,000 रुपये नकद या उसके बराबर जिन्स मिलती थी। मैंने राबो के लिए 10,000 रुपये वक़्फ़ किए। 8,000 रुपये मैंने अपनी मुंशी को मामा की मौजूदगी में दिया और उन्हें हिदायत की कि वो उसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें। एक रोज़ जब मैं आराम कुर्सी पर बैठा था और राबो मेरे सर में तेल की मालिश कर रही थी, मैंने आहिस्तगी से पूछा, राबो तो इस शादी से खुश है ना। उसकी उंगलियों में अजनबी सी लर्जिश पैदा हुई। वो खामोशी से अपने काम में मसरूफ़ रही। मैंने मुड़कर उसका चेहरा देखा। चेहरे पर कोई तासुर न था, ना खुशी ना गम, ना दुख ना शुक्रगुजारी। तराशीदा होठ बाहम पेवस्त थे। मैंने कहा, तुमने जवाब नहीं दिया। दारा कैसा लड़का है? मेरा मतलब तुमने उसे देखा हुआ है ना। जी, उसने मुख्तसर जवाब दिया। उसके साथ खुश रहोगी ना। उसके चेहरे पर शर्म की सुर्खी फैल गई। बालों में उंगलियों की हरकत बेतरतीब हो गई। उसने सर उस अंदाज में झुकाया कि ओढ़नी खुद ब खुद घूंघट बन गई। इस मैले से बोसीदा घूंघट ने सब कुछ छुपा लिया। ये कोई मामूली घूंघट नहीं था। इस चंद बारिश कपड़े की ओट में मशे की औरत हजारों तूफान छुपा लेती है। चीखती चिंगाड़ती आंधियाँ, अश्कों के समंदर, खुशियों के अंबार और दुखों के पहाड़, सब कुछ इस घूंघट के पीछे ओझल हो जाता है। ये घूंघट 1,000 साल पहले भी नाकाबिले अबूर था और आज भी है। कोई एक्सरे मशीन, कोई लेज़र, कोई एंटी डार्क और एंटी क्लॉज शीशा इस घूंघट के पीछे नहीं झांक सकता। चंद दिनों बाद राबो हवेली में कम कम नजर आने लगी। मैंने मामा से पूछा। उसने बताया कि शादी करीब आ गई है मालिक, इसलिए वो सीने परोने में मसरूफ़ रहती हैं। मुझे इस बात पर धचका सा लगा, लेकिन कई दूसरे धचकों की तरह मैं इसे भी बआसानी बर्दाश्त कर गया। मैं ज़्यादा वक्त का फार्म में गुजारने लगा। मुर्गियों के अलावा अब मैंने बटेर की अफजाइश का काम भी शुरू कर दिया था। इस मकसद के लिए मैं अंडे सीने की मशीन, इनक्यूबेटर्स मकामी कारीगरों से बनवा रहा था। इस सिलसिले में अफरोज़ा के वालिद भी मेरी मदद कर रहे थे। रात गए मैं फार्म से आता और पढ़कर सो जाता।
हवेली के हालात की ज़्यादा खबर नहीं रहती थी। एक रोज़ मामा ने बताया कि परसों जुमे के रोज़ राबो मायू बैठेगी। इस रस्म के बाद लड़की शादी से पहले कहीं आ जा नहीं सकती। शादी में अब 6-7 रोज़ ही रह गए थे। मामा की दरख्वास्त पर मैंने उसे इखराजात के लिए 2,000 रुपये और मज़ीद दिए। जुमे के रोज़ मैं हवेली में जुमे के रोज़ में हवेली में ही सुस्ता रहा था। अचानक राबो नजर आई। हस्बे मामूल अड़सी हुई आस्तीनों में से उसकी सुडौल बाहें झलक रही थी और वो काम पर आमादा नजर आती थी। मैंने हैरानी से कहा, राबो, आज तो तेरी रस्म अदा होनी थी, तू यहाँ चली आई? वो बोली, रस्म का क्या है, शाम को हो जाएगी। फिर वो तेज़ी से गुस्ल खाने में घुस गई। गुस्ल खाना साफ करने के बाद बाहर निकली और कमरे की सफाई में लग गई। इस रोज़ मैं उसकी तंदही देखकर हैरान रह गया। मुझे लगा जैसे कोई सितारा डूबने से पहले आखिरी बार अपनी चमक दिखा रहा है। उसने मेरे सारे अनधुले कपड़ों का अंबार सहन में लगा लिया और धोने बैठ गई। उन कपड़ों में मेरे कमरे की दबीज पर्दे और मसहरियों की चादरें वगैरह भी शामिल थी। इस काम से फारिग हुई तो हवेली का फर्श धोने लगी। बाद अज़ा किचन में चली गई और खाना पकाने में बावर्चन का हाथ बटाने लगी। इतनी देर में कपड़े सूख गए। उसने उन्हें इस्त्री करके अलमारियों में रखना भी शुरू कर दिया। इसके बाद मेरे मुख्तलिफ जूते पॉलिश किए, मेरी किताबों को सलीके से लगाया और रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया को मुकर्ररा जगहों पर रखा। इस दौरान उसने मुझे 2 बार चाय भी बना कर दी। मेरे अंदाजे के मुताबिक 7-8 घंटों में उसने जितना काम किया वो कोई दूसरी मुलाजमा 8 दिन में भी ना कर पाती। शाम को थक कर चूर हो चुकी थी। मैंने कुनखियों से देखा, उसके गंदमी रुखसारों पर नकाहत की जर्दी थी, लेकिन आंखों से अंदाज़ा होता था कि वो अभी ताज़ा दम है। मामा मेरे पास आई और कहने लगी, छोटे मालिक, आप ही इससे कुछ कहे। दोपहर से घर में औरतें आई बैठी हैं और ये घर जाने का नाम ही नहीं ले रही। मैंने राबो को पास बुलाया। जी, वो सिरहाने आकर खड़ी हो गई। भाई, तुम घर क्यों नहीं जाती हो? मामा परेशान हो रही है। जाओ, अब घर बहुत काम हो चुका। बस छोटे मालिक, अभी जा रही हूँ, थोड़ा सा काम रह गया है। क्या रह गया है अब? वो खाना लगा दूँ आपके लिए? नहीं, लग जाएगा खाना, मैंने कदरे झिंझलाकर कहा। बहुत है यहाँ खाना लगाने वाले, जाओ अब तुम। वहाँ दोपहर से इंतज़ार हो रहा है तुम्हारा। मेरे लहजे ने उसे एकदम दुखी कर दिया। कोई लौ सी भड़क कर उसके रुखसारों में बुझ गई। जी अच्छा, वो आहिस्तगी से बोली और मेरी तरफ देखे बगैर मामा के साथ वापस लौट गई। मुझे एहसास हुआ कि मैंने उसके सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। आखिरी वक्त मुझे ऐसे लहजे में बात नहीं करनी चाहिए थी। कुछ देर मैं इस अफसोस में बैठा रहा, फिर किसी दूसरे ध्यान में लगकर सब कुछ भूल गया। ठीक 7 रोज़ बाद राबो की शादी हो गई। मैं शाम के वक्त फार्म से वापस आया तो हवेली के दरवाजे के सामने दुल्हा दुल्हन और बाराती खड़े थे। बारात की सवारियां यानी एक पीली छत वाली टैक्सी और 2 ट्रैक्टर ट्रॉली भी पास ही खड़ी थी। मुंशी खादिम हसैन ने बताया कि ये लोग मेरा ही इंतज़ार कर रहे हैं। मैंने पूछा, वो क्यों? मुंशी ने कहा, रिवाज के मुताबिक ये लोग आपको सलाम किए बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे। मैं होठ काट कर रह गया। मैंने इस मौके से फ़रार हासिल करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन पंजाबी कहावत के मुताबिक मूसा डरिया मौत कोलू ते मौत अगे खड़ी। आखिर सामना करना ही पड़ा था। जो ही मैं अपनी होंडा कार से उतरा, मामा ने आगे बढ़कर मेरे पाँव में दुपट्टा बिछा दिया। गालिबन ये भी कोई रस्म थी। दूल्हा दुल्हन आगे आए और हिंदुओं के अंदाज में पाँव छूने की कोशिश की। मैंने उन्हें इस अमल से रोका। वो दोनों सर झुकाए खड़े रहे। अचानक मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं मुज़हका खैज़ सूरत हाल का शिकार हूँ। अपनी उम्र से कता नज़र में हवेली का मालिक और गांव का मोतबर आला था। मुझसे तौक़ा की जा रही थी कि मैं दूल्हा दुल्हन के सर पर दस्ते शफ़क़त रखूँ। मैंने इस कठिन जिम्मेदारी से कई कतराते हुए जेब से 5-5 100 के 2 नोट निकाले और नौबियाहता जोड़े को दे दिए। दूल्हा, जो दरमियाने कद का गहरा सानुला शख्स था, इस नवाजिश पर फ़र्त एहतराम से दोहरा होने लगा। राबो ने सर झुकाकर खामोशी से शुक्रिया अदा किया और दूल्हे के साथ उल्टे पाँव चलकर 2 कदम पीछे हट गई। जब तक मैं रुख फेर कर हवेली में दाखिल नहीं हो गया, वो लोग वहीं खड़े रहे। कुछ ही देर बाद मैं अपने कमरे की एक खिड़की से ट्रैक्टर ट्रॉलियों और टैक्सी को रास्ते की धूल में गुम होते देख रहा था। राबो जा चुकी थी। जाने के बाद लोग उमूमन याद आते हैं। राबो बिया करके पिया के देश चली गई तो धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि मैंने अपना बहुत कुछ गंवा दिया है
अव्वल अव्वल मैं समझा कि ये कैफियत आर्जी है, जल्द ही मैं कार्य दुनिया में महू हो जाऊंगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वक्त की धुंध में राबो का चेहरा धुंधलाने की बजाय और निखरता ही चला गया। राबो की शादी के दोनों राबो की शादी के दिनों में मेरे अंदर जो एक डर डर अड़सी पैदा हुआ था, वो अब फैल कर एक वसी अरीज खला में बदल चुका था, और ये खला रोज़ बरोज़ बढ़ता ही जा रहा था। मैंने बहुत कुछ इस खला में झोंकने की कोशिश की, शिकार खेला, सैर व तफरीह की, कई हफ्ते लाहौर रहकर अफरोज़ा के पहलू से लगा रहा, लेकिन सब बेसुध रहा। जो ही मैं हवेली वापस आता, दरो दीवार पर राबो की शबीह चस्पा नजर आती। मैं उसके कदमों की छाप सुनता, उसकी मध्यम आवाज़ राहदारियों में गूंजती, और दो भेदों भरी हंसियाँ आँखें मेरे इर्द गिर्द चकराने लगती। मैं झंझला कर बाल मुट्ठियों में जकड़ लेता और बड़बड़ाने लगता, कौन सी हूर परी थी, क्या रखा था उसमें, क्यों याद करता हूँ मैं उसे, लानत है मुझ पर और मेरे ज़ौक़ पर। ऐसे में मैं अफरोज़ा का खुशबूदार जिस्म अपने तसव्वुर में बसाने की कोशिश करता, उसकी बेपनाह नफासत, जहानत और खूबसूरती को जहन में लाता और सोचता, राबो का उससे क्या मुकाबला। वाकई राबो का इससे कोई मुकाबला नहीं था। दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ औरतें थीं, फिर भी मैं राबो को क्यों याद करता हूँ। वक्त गुजरने के साथ साथ मेरी दिली कैफियत अबतर होती गई। एक रोज़ राबो के रुखसारों जैसी जर्द गंदम की खेतों में उदास फिरते फिरते मुझ पर इंकशाफ हुआ कि मैं इश्क में गिरफ्तार हो चुका हूँ। हाँ, राबो के इश्क में। मैं सरतापा लरज़ गया। किस कदर शर्म की बात थी और कितनी तौहीन आमेज़। मैं जो मामूली नस्ल का जानवर नहीं खरीदता था, कमज़ाद शख्स से बात नहीं करता था, एक कतई मामूली लड़की से इश्क कर रहा था। हिमाकत ही हिमाकत थी, बल्कि हिमाकतों का सिलसिला था। बेहतर तो यही था कि राबो जैसी लड़की को निगाह में जगह ही न दी जाती, और अगर जगह दे दी थी तो फिर उससे इतना करीब ना हुआ जाता। मैं न सिर्फ करीब हुआ था, बल्कि हतमी कुर्बत के रास्ते में कोई रुकावट भी नहीं थी, कोई देखने या टोकने वाला भी नहीं था। वो अंगारा जो आज शोले की तरह भड़क रहा था, मेरे कमरे में या हवेली के किसी गोशे में बआसानी बुझाया जा सकता था। इस पर इतना पानी फेंका जा सकता था कि वो निस्त नाबूद हो जाता। अगर ऐसा नहीं था तो राबो से शादी भी की जा सकती थी। वो जैसी भी थी, किसी को एतराज़ का क्या हक था। बस सूरत तो नहीं थी, पढ़ी लिखी भी थी, और सबसे बढ़कर ये कि उसके अंदर एक पुजारन बैठी थी जो अपने अश्कों से मेरे पाँव धो धो कर पीना चाहती थी। अब आखिरी हिमाकत मैं ये कर रहा था कि इस वक्त जब सब कुछ मेरे हाथ से निकल चुका था, मैं अपनी आहों से मोहब्बत के भड़कते शोले को दिन रात हवा दे रहा था। शादी के बाद 3-4 माह तक राबो मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आई। फिर एक रोज़ वो यूँ नमूदार हुई जैसे अचानक बादल फट जाए और सूरज पूरी आबोताब से चमकने लगे। मैं गांव से बाहर अपने फार्म पर बैठा था। मामा स्लीपर चपड़ चपड़ बजाती वहाँ पहुँची और बोली, छोटे मालिक, राबो अपने खाविंद के साथ आई हुई है, आपसे कोई बात करना चाहती है। सीने में बपा होने वाले जलजले को मैंने बमुश्किल चेहरे तक आने से रोका। कहाँ है वो? दोनों बाहर खड़े हैं। कहती है, पहले मालिक से इजाज़त ले आओ। पहले तो जी मैं आई कि फ़ौरन अंदर बुला लूँ, लेकिन फिर तहम्मुल से काम लिया। अपनी लर्जा आवाज़ को काबू में रखते हुए कहा, देख नहीं रही हो, काम कर रहा हूँ, शाम को हवेली में आ जाना। ये बात मैंने इसलिए कही थी कि यहाँ मेरे अलावा 2-3 कारिंदे भी मौजूद थे, और मैं किसी के सामने राबो का सामना करना नहीं चाहता था। मामा चली गई तो मैं देर तक सोचता रहा कि राबो क्या कहना चाहती है। शाम से 1 घंटा पहले ही मैं हवेली पहुंच गया। मुंह हाथ धोकर फारिग हुआ ही था कि राबो की सूरत नजर आई। हामिद उसके साथ ही था। वो दोनों इजाज़त लेकर अंदर आ गए। राबो ने गुलाबी फूलदार सूट पहन रखा था, सर पर भी उसी रंग की ओढ़नी ओढ़ी हुई थी। खाविंद आम देहाती लिबास में था। वो पहले की तरह मैला कुचैला नजर आ रहा था, जबकि राबो पहले से ज़्यादा निखरी हुई थी। बाल सलीके से बने हुए थे और कानों उसमें झुमके थे। उसे देखकर दिल में दर्द की लहर उठी। मैं नज़रें हटाकर उसके शौहर की तरफ देखने लगा। दोनों खामोश खड़े थे। मैंने उन्हें बैठने की हिदायत की। वो झिझकते हुए सोफे पर टिक गए। 1-2 रस्मी बातों के बाद मैंने दारा से पूछा, हाँ भाई, क्या बात है? मामा कह रही थी कोई मसला है तुम्हारा? नहीं छोटे सरकार, मसला तो कोई नहीं, सिर्फ एक दरख्वास्त करना थी आपसे। हाँ हाँ कहो। दारा ने राबो को टोका दिया तो वो बात करे। राबो ने जवाबी टहुका उसे ही दे दिया। वो बत्ती सी निकाल कर आजिज़ी से बोला,
छोटे सरकार, इधर हरिपुर में मैंने छोटा सा खोखा डाल रखा था और भी कई लोग वहाँ टोकरियाँ बेचकर रोजी कमा रहे थे। तय वालों ने सबको मार भगाया है। ऊपर से काम भी बड़ा मंदा हो गया है। अगर आपके पास मेरे मतबल है फार्म वगैरह में कहीं भी कोई गुंजाइश हो तो मुझे रख लें। राबो आपकी खिदमत कर लिया करेगी, हम दोनों की दाल रोटी चलती रहेगी। मेरे सीने में सर्द लहर सी दौड़ गई। सोचा भी ना था कि राबो जो इतनी दूर चली गई है एकदम इस कदर करीब आ जाएगी। एक लम्हे के लिए ख्याल आया कि फ़ौरन हामी भर लूँ और दोनों से कहूँ कि काम पर आ जाया करें, लेकिन फिर वही नाकाबिले उबूर दीवार सामने आ गई। हिमालय से ऊंची और ख्यालों से तवील। मेरे अंदर से किसी ने कहा, जहानदाद, अपने अजाब में सख्ती का एहतमाम मत करो। तुम आग में जल रहे हो और राबो की मौजूदगी उसी जलती पर तेल डाल देगी। तुम भस्म हो जाओगे या हिमालय से ऊंची दीवार खाकस्तर हो जाएगी। दारा की उम्मीद भरी निगाहें मेरे चेहरे की कशमकश फिर रही थी। राबो भी गुमसुम देख रही थी। उसका चेहरा तासुरात से आरी था। दारा की क्या मजाल थी कि उस चेहरे के पीछे झांक सकता, वो कहानी पढ़ सकता जो इस कमरे के गोशों में लिखी गई थी और राबो के सीने में महफूज थी। आखिर मैंने एक गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है दारा, कल तुम फॉर्म पर आ जाना। मैं देखूंगा तुम कौन सा काम कर सकते हो। लेकिन राबो की जगह तो मईज़ा मुंशी पहले ही 2 औरतें रख चुका है। दारा के चेहरे पर मायूसी झलकी। मैंने कहा, मैं भरे हाल तुम्हें फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। मेहनत करोगे तो फॉर्म से अच्छी खासी उजरत मिल जाया करेगी। दोनों एक साथ मुझे सलाम करने के लिए उठ खड़े हुए। मैंने राबो से कुछ पूछना चाहा, लेकिन भूल ही गया कि पूछना क्या था। बस होठ खोल कर रह गया। चंद लम्हे कमरे में बेढंगी सी खामोशी तारी रही। फिर दोनों ने झुककर सलाम किया और उल्टे कदमों बाहर कमरे से निकल गए। अगले रोज़ से दारा ने फार्म पर आना शुरू कर दिया। वो कोताह कद लेकिन मजबूत जिस्म का जवान था। बड़ी जाफशानी से काम करता था। उसका दादा भी हमारी हवेली में काम कर चुका था। दारा को इस बात पर फ़ख्र भी था कि उसके दादा की टांग मेरे वालिद को बचाते हुए कटी थी। मेरे वालिद 4-5 बरस के थे। हवेली के सामने खेल रहे थे कि एक दूध फरोश का रेड़ा बेकाबू होकर दौड़ता हुआ आया। मेरे वालिद को रेड़े के जद से बचाने के लिए बूढ़े मुलाजिम ने बेदरीग रेड़े के आगे छलांग लगा दी। नतीजे में उसकी टांग 2 जगह से टूट गई और बाद में काटनी पड़ी। इस किस्म के और भी वाक़यात दारा सुनाता रहता था और मुझे यकीन था कि वो मुझसे झूठ नहीं बोल सकता। एक रोज़ बहुत लज्जा कर उसने मुझसे 50 रुपये एडवांस मांगे। मैंने पूछा तो कहने लगा, घरवाली को मेला दिखाने ले जाना है। मेरे दिल पर चोट सी लगी। दिली कैफियत को छुपाकर मैंने हल्के फुल्के अंदाज में कहा, लगता है बहुत नखरे उठाते हो बीवी के। वो भी तो मेरा बहुत ध्यान रखती है जी। दारा ने तुरंत जवाब दिया, मेरे पसीने पर खून गिराती है। पिछले जुम्मे मुझे बुखार हुआ था। सारी रात मेरे सिरहाने बैठी सर दबाती रही। दारा बेखबरी में मेरे दिल पर चरके लगा रहा था। मैंने इस तस्करे को ख़त्म करने के लिए 50 रुपये उसके हाथ पर रख दिए और वो चला गया। मैं गहरी होती शाम में उसे दूर तक जाते देखता रहा। हरी फसलों के दरमियान खाकस्तरी रास्ते पर वो ईंट ऐट कर चल रहा था, जैसे दुनिया जहाँ के ख़जानों का मालिक वही हो। और ऐसा गलत भी तो ना था। राबो उसके घर में थी। वो राबो जो मामूली होकर भी एक गैर मामूली लड़की थी। कीचड़ में लुथड़ी हुई होने के बावजूद सोने की डली थी और दारा रोज़ शाम को उस वक्त उसी डली को दरियाफ्त करने जाता था। कितना खुशनसीब था। आसमान पर गहरे ऊधे बादल छाए थे। ठंडे हवा के साथ हल्की हल्की फवार पड़ने लगी थी। सावन की ऐसी रातों में जवान दिल रिमझिम की लय पर धड़कते हैं। हर जगह जलथल हो जाता है। जहाँ बारिश गिरती है वहाँ भी, और जहाँ नहीं गिरती वहाँ भी। दारा इस बारिश से सैराब होने के लिए अपनी कुटिया में जा रहा था और मैं इस बारिश में जलने के लिए अपनी आलीशान हवेली का रुख कर रहा था। बरसात की एक ही रात कितनी मुख्तलिफ थी हम दोनों के लिए। इस रात बारिश शुरू हुई तो मुसलसल 2 रोज़ होती रही। तीसरे रोज़ भी ये सिलसिला वक्फे से जारी रहा। बादल घर घर कर आते रहे और अपनी झोली खाली करके नामालूम
सिमतों में रवाना होते रहे। तीसरे रोज़ मैं फार्म में बैठा था कि इलाके का एक बेलदार बहुत घबराया हुआ मेरे पास पहुंचा। उसने बताया कि बड़ी नहर की पटरी में ऊपर की तरफ दरारें आ गई हैं और वो किसी भी वक्त टूट सकती है। ये बड़ी रूह फरसा खबर थी। हमारा गांव नशीब में था। जब कभी पटरी टूटती थी, पूरा गांव 6-6 फुट पानी में डूब जाता था। इस दौरान 2-3 और अफराद फार्म में पहुंचे और उन्होंने भी यही इत्तला दी। अब शबे की कोई गुंजाइश नहीं थी। मुझे फार्म की तरफ से कोई खतरा नहीं था। पोल्ट्री फार्म का चार्ज संभालते ही मैंने सबसे पहले सैलाबी रैली का इंतज़ाम किया था। जहाँ तक हमारी हवेली का ताल्लुक है, वो भी खासी बुलंदी पर थी। पिछले 50 वर्षों में कभी सैलाब का पानी वहाँ तक नहीं पहुँच सका था। लेकिन अहल देहा की जान तो अजाब में आने वाली थी। फार्म में कुछ ज़रूरी इंतज़ामात करने के बाद मैं खुद भी गांव की तरफ लपका। सुजुकी जीप मेरे पास मौजूद थी, लेकिन इन हालात में उसे फार्म से निकालना ठीक नहीं था। बूंदाबांदी में मैं पैदल ही गांव की तरफ बढ़ने लगा। मैं भी रास्ते में ही था कि दारा और राबो का ख्याल आया। उनका नीम पुख्ता घर गांव से बाहर था। ये दरअसल एक डिस्पेंसरी थी जो अरसे से खाली पड़ी थी। मैंने पनवारी से कहकर ये जगह दारा को दिलवा दी थी। मैंने सोचा कि रेला आया तो सबसे पहले दारा का घर डूबेगा, लिहाजा उसे इतला देना ज़रूरी था। मेरे कदम खुद ब खुद उसके घर की तरफ उड़ गए। बारिश अब तेज़ हो चुकी थी। दरवाज़ा खटखटाया तो दारा की जगह राबो बाहर निकली। वो गालिबन छत पर मिट्टी वगैरह डाल रही थी। उसके हाथ गारे में लुथड़े हुए थे। बारीक कपड़े भीग कर जिस्म से चिपक गए थे। मैं उस दिलचस्प मंजर को देखता रह गया। दारा कहाँ है? चंद लम्हे बाद फंसी फंसी आवाज़ मेरे होठों से निकली। वो तो शहर गया है, कल छुट्टी है ना, कहता था ज़रूरी काम है, दोपहर को आ जाऊँगा। आप अंदर आ जाइए ना। अंदर तो मैं आ ही चुका था। अब तेज़ बारिश से बचने के लिए छप्पर तले आ खड़ा हुआ। यहाँ राबो जैसी काली आंखों वाली एक बछड़ी भी बंधी हुई थी। मैंने राबो के बदन से निगाहें चुराते हुए कहा, तो तुम रात भर अकेली रहोगी? वो बोली, नहीं, दारा मासी हनीफा मामा से कह गया था, वो आती ही होगी। शायद तेज़ बारिश की वजह से रुक गई है। जोरों से बरसती बारिश, गरजते बादल, तड़पती बिजली और एक तन्हा चार दीवारी में भीगा हुआ एक शोला मेरे रूबरू था। यकायक मेरे सीने में कोई गठरी सी खुली और इसमें बंधी हुई कोई शय बिखरती और फैलती चली गई। मैंने खुश लबों पर जबान फेरी। राबो ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, छोटे मालिक, अंदर आ जाइए, आप भीग रहे हैं। मैंने उसका चेहरा देखा। वो मेरे सीने में खुलने वाली गठरी से आगाह हो गई। मैं इन आँखों और उन लबों को और सांस के इस ज़ेरो बम को पहचानता था। किसी धागे से बंधा मैं अंदर की तरफ खिंचता चला गया। बादलों ने शाम से पहले ही शाम कर रखी थी और कमरे में ये शाम ज़्यादा गहरी थी। मैंने राबो को रूबरू देखा और दफतन मेरे हाथ उसकी तरफ बढ़ गए। वो ज़रा सा कसमसाई और फिर मेरे सीने पर ढह गई। न जाने कितनी ही देर हम इसी तरह खड़े रहे, दुनिया व माफिया से बेखबर, गर्म सांसों में डूबते उभरते रहे। लम्स की ज़बान हमारा ज़रिया इजहार थी। हाँ, इन लम्हों में मुझे कुछ याद नहीं था। ये भी नहीं कि ये कितने लम्हे थे, शायद 3-4 मिनट, शायद इससे भी ज़्यादा। वो सरतापा मेरे सुपुर्द थी, खुली किताब की मानिंद जो तेज़ हवा के दोष पर रखी थी और अपने वरक़ खुद ब खुद उलट रही थी। चाह रही थी कि उसे हर जगह से पढ़ा जाए, लेकिन ये आमादगी ऐसी नहीं थी कि बुरी लगती या शौक़ में रत्ती भर भी कमी रहती। दफतन बैरूनी दरवाजे के ऐन सामने आहट सुनाई दी। कोई पानी में छपाछप चला आ रहा था। वो तड़प कर दूर हो गई। मेरे जहन में आया शायद मामा पहुंच गई है, लेकिन सूरत हाल कहीं ज़्यादा तशवीशनाक निकली। दरवाज़ा धड़ से खुला और दारा अंदर आ गया। छप्पर तले ठहर कर उसने सर से भीगी चादर उतारी और उसे ज़ोर ज़ोर से झाड़ कर बोला, राबो, ओ राबो। राबो ने हिरासा नज़रों से मेरी तरफ देखा। मेरी सांस खुद भी गले में अटकी हुई थी। ये बड़े संगीन लम्हे थे। सोचने समझने की सलाहियत सल्ब होकर रह गई थी। मेरी फौरी ख्वाहिश ये थी कि दारा की नज़रों से बचा जाए। साथ वाली कोठरी में एक अदादम अलमारी इस मकसद के लिए मौजूद नज़र आई। राबो की निगाह भी उसी पर टिकी थी। मैं जल्दी से उस चौड़ी सी अलमारी और दीवार के दरमियान खला में छुप गया। चंद लम्हे बाद दारा खास्ता और राबो को पुकारता हुआ अंदर आ गया। राबो कमरे के वसत में खड़ी थी। उसकी लर्ज़ा आवाज़ मेरे कानों में पड़ी, आप तो शहर गए थे?
दारा ने तेजी से कहा, बड़ी गड़बड़ हो गई है राबो। मेरा ख्याल है जल्दी से हवेली की तरफ निकल चले। क्यों, क्या हुआ है? सैलाब आ रहा है पगली। छोटी नहर टूट गई है, बड़ी भी जाने ही वाली है। मैं खुद देख कर आया हूँ। पटरी का बुरा हाल है, मुश्किल से 1 आध घंटा निकलेगा। राबो की हल्की सी चीख सुनाई दी। मैं ये सोचकर हैरान हो रहा था कि यहाँ आने के बाद किस तरह सैलाब का ख्याल मेरे दिमाग से निकल गया और जज्बात का सैलाब मुझे बहा ले गया। राबो ने गालिबन सीने पर हाथ रखते हुए कहा था, अब क्या होगा? दारा की आवाज़ आई, तुम जल्दी से सामान बांधो, ज़रूरी सामान ले लो, मैं हवेली से सुनगुन लेकर आता हूँ। वो अच्छा भला दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन फिर दिल में न जाने क्या आई कि वापस अलमारी की तरफ आ गया। उसने अलमारी के पीछे झाँका और अपनी लाठी खींचने लगा। लाठी कैसे निकलती? वो तो मेरी कमर और दीवार में फंसी हुई थी। उसने हैरत से सर उठाया। मेरी और उसकी निगाहें टकराई। वो सकते में रह गया। उसकी फटी हुई आंखों की दहशत और हैरत में कभी फरामोश नहीं कर सकूँगा। फिर उसके लब थर्राए। छोटे मालिक। 1 सेकंड के अंदर उसके चेहरे ने कई रंग बदले। उसने मुड़कर बीवी की तरफ देखा, फिर मुड़कर मेरी आंखों में झांका और तब जल्दी से पीछे हट गया। 1-2 सेकंड के अंदर उसका जहन दूर दूर की खाक छान चुका था। कयामत के लम्हे थे। मैं बेआहिस्तगी अलमारी की ओट से निकला। इस वक्त तक दारा सहन फलांग कर बैरूनी दरवाजे में पहुंच चुका था। मेरे देखते ही देखते वो बाहर निकल गया। मैं और राबो साकित खड़े थे, दो ऐसी मूर्तियों की तरह जिनके कदम जमीन पर गड़ गए हों और बेजान होने के बावजूद वो ऐसा तज़ा हो। अकल मुंजमद और ज़बानें दंग थी। मैंने छुपने की हिमाकत क्यों की? पछतावे की एक लहर मेरे रगोपे में दौड़ गई। सूरत हाल संगीन ज़रूर थी, लेकिन ठंडे दिमाग से सोचा जाता तो ऐसी संगीन भी नहीं थी। मेरे कमरे में अपनी मौजूदगी के लिए कोई मुनासिब बहाना बना सकता था। ये मेरे ख्याल का चोर था जिसने मेरे पांव तले से ज़मीन निकाली। आखिर मैंने एक गहरी सांस लेकर कहा, ये अच्छा नहीं हुआ राबो, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। वो कहाँ गया है? राबो ने उल्टा मुझसे सवाल किया। मुझे क्या मालूम, कहीं वो आपको मेरा मतलब है, आप यहाँ से चले जाइए। नहीं, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊँगा। अगर मुझे इससे ख़तरा है तो तुम्हें ज़्यादा है। मेरी कोई बात नहीं मालिक, आप जाइए। वो ऐसा तो नहीं है, पर कहीं गुस्से में ना आ जाए। गुस्से में आया तो अपना नुकसान करेगा, मैंने सख्त लहजे में कहा। शायद इस तरह मैं अलमारी के अकब में पकड़े जाने का गम गलत करना चाह रहा था। राबो बेकरारी से बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाज़ा खुला था और उसमें से दूर तक खेतों के मनाजिर दिखाई दे रहे थे। उसने दरवाज़ा बंद कर दिया और बारिश में भीगती वापस बरामदे में आ गई। अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं अपने जहन से बार बार ये सवाल पूछ रहा था, लेकिन इस सवाल का जवाब दारा के रद्द अमल से बमशरूत था। और दारा का रद्द अमल क्या होगा, फ़िलहाल मैं कुछ नहीं कह सकता था। राबो खामोश खड़ी थी, जैसे सोचने का सारा काम उसने मुझे सौंप दिया हो और अब एक कठपुतली की तरह मेरे इशारों की मुंतज़िर हो। अभी मैं ऐसी जानलेवा कश्मकश में मुब्तला था, एक मानो शोर सुनाई दिया। मैं सेकंड के 1000वें हिस्से में जान गया था कि ये पानी का शोर है। पटरी टूट चुकी थी। मैं और राबो भागते हुए दरवाजे पर आए। करीबन नस्फ फरलांग दूर सुर्खी माइल पानी का 4 फुट ऊंचा रेला चारे के खेतों को निगलता चला आ रहा था। एक सनसनीखेज मंजर था। नशीबो फराज को एक करता उछलता कूदता पानी अजीब फनकार के साथ आगे बढ़ रहा था। मैंने बैरूनी दरवाज़ा बंद करके अंदर से कुंडी लगा दी। फिर हम दोनों भागते हुए कमरे में पहुंचे। राबो ने जल्दी से अपनी पेटी खोली और उसमें से ज़्यादा ज़रूरी अशिया निकाल कर बाहर रखने लगी। रेडियो, बिजली की इस्त्री, हीटर, थोड़ी सी नकदी, शादी के 2-3 गहने, 2-3 जोड़े कपड़ों के। मैंने ये सारी चीज़ें पोटली की सूरत में बिस्तर की चादर में बांध दी और उन्हें बालाई मंजिल के इकलौते कमरे में पहुंचा दिया। सैलाब का पानी इस दौरान दरवाजे पर दस्तक देने लगा था। लकड़ी के दरवाज़ों से पानी के फव्वारे नमूदार हो रहे थे। राबो ने हत्यल अमकान तेज़ी से चंद लिहाफ बालाई कमरे में पहुंचाए, जबकि मैं एक पेडिस्टल फैन कंधे पर धरकर ऊपर छोड़ आया। यकायक मकान की कच्ची दीवार का एक हिस्सा धड़ाम से सहन में आकर गिरा और पानी का पुरशोर रेला अंदर घुसने लगा। अब छप्पर तले बंधी
बछड़ी के सिवा कोई और चीज़ महफूज करने वाली नहीं थी। मैंने बछड़ी को खोला और हम दोनों मिलकर उसे सीढ़ियाँ चढ़ाने की कोशिश करने लगे। कुछ बछड़ी बितकी हुई थी, कुछ सीढ़ियों पर फिसलन थी। हमारी ये कोशिश कतई नाकाम रही। आखिर हम उसे पानी के रहम करम पर छोड़कर ऊपर आ गए। मुँहज़ोर पानी ने आनन फानन मकान पर कब्जा कर लिया। दोनों निचले कमरे तकरीबन 9 फीट तक पानी में डूब गए थे। वो मेरी ज़िंदगी की अजीब व गरीब रात थी। गांव का असल आबादी से 3-4 फरलांग की दूरी पर एक तन्हा मकान में राबो और मैं महसूर थे। हमारे चारों तरफ सैलाब का ठाठे मारता हुआ पानी था। इस पर तैरती हुई अशिया के नाकाबिले शनाख्त हेवले थे और ये खौफ था कि किसी भी वक्त ये मचान नुमा चौबारा हमारे कदमों के नीचे से निकल जाएगा। दूर 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 नज़दीक किसी तनफ़ुस के आसार नहीं थे। लोग अपने घरों में महजूर हो चुके थे या गांव छोड़कर ऊंची जगहों की तरफ चले गए थे। मैंने चश्म तसव्वुर से देखा, हमारी हवेली में पनाह गज़ीनों का हुजूम है। पिछले सहन में लोग साहिबान तान रहे हैं, मर्द जन एक दूजे पर चीख रहे हैं, बच्चे चिल्ला रहे हैं। हज़्ब मामूल मेरे मुंशी की हिदायत पर दाल गोश्त की देगें चढ़ा दी गई हैं और लंगर का इंतज़ाम हो रहा है। यकीनी तौर पर मेरी कमी भी महसूस की जा रही होगी, लेकिन किसी के जहन में ये आ ही नहीं सकता था कि मैं इस तरह एक मामूली कामे की मामूली मकान में घिरा हुआ हूँ। मुलाजमीन ने पहले तो यही समझा होगा कि किसी फार्म में रुक गया हूँ, और जब फार्म में ना पाया होगा तो सोचने लगे होंगे कि मैं कहाँ हूँ, या किसी करीबी गांव हयातपुर की तरफ निकल गया हूँ। वहाँ के चौधरी मलिक हयात का बेटा मेरा गहरा दोस्त था और मैं तफरी तबाह के लिए अक्सर जुमेरात की शब उनके यहाँ चला जाता था। शायद पुरखतर हालात के बावजूद मैं मौजूद सूरत हाल से लुत्फ़अंदोज़ होता, क्योंकि वो औरत मेरे साथ थी जो मेरे दिल का रोग बनी हुई थी। लेकिन इस सूरत हाल से पेशतर जो कुछ हो चुका था वो मेरे राबो के जहन में आहनी मेघ की तरह गड़ा हुआ था। दारा हमारे बारे में जान चुका था। वो राबो का शौहर था और कुछ भी कर सकता था। फौरी तौर पर तो वो भौचक्का रह गया था और कुछ भी कहे सुने बगैर यहाँ से निकल गया था, लेकिन इसे कोई रद्द अमल तो जाहिर करना ही था। राबो को मुझसे ज़्यादा तशवीश होनी चाहिए थी, मगर मैंने महसूस किया वो निस्बतन कम परेशान थी। तारीकी का फ़ायदा उठाकर उसने अपने गीले कपड़े बदल लिए और फिर किसी न किसी तरह लालटेन भी रोशन कर ली। कमरे में एक कोना साल कुर्सी का मलबा पड़ा था। उसने ये लकड़ियाँ एक कोने में जमा करके आग जला दी। फिर सर झुकाए झुकाए बोली, मालिक कमीज़ उतार दीजिए, मैं सुखा दूँ। मैंने कमीज़ उतार दी। उसने निचोड़कर घुटनों पर फैला दी और आग के करीब बैठ गई। शोलों का अक्स उसके चेहरों पर झिलमिला रहा था। जी चाहा वक्त थम जाए और मैं सब तफक्कुरात भूल कर उसे देखता जाऊँ, लेकिन वक्त थमता है और ना उसके पैदा करदा मसाइल मोहलत देते हैं। दारा के ख्याल ने एक बार फिर मेरे जहन में पंजे गाड़ दिए। वो कुछ भी कर सकता था। मैं इस वक्त बिल्कुल निहत्था था, जबकि दारा के पास एक पक्की राइफ़ल थी जो उसने किसी कबाड़िए से खरीद कर ठीक कराई थी और फार्म में रखी हुई थी। अगर वो उसी राइफ़ल से या किसी और असलहे से मसला होकर यहाँ आ जाता तो मैं बेबस था। वो मुझे या हम दोनों को मार कर लाशें गायब कर सकता था। किसी को शुबा भी ना होता कि हमारा कातिल पानी नहीं, दारा का गज़ब है। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। अगली किस्त में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।